नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीर झा, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन है। डॉक्टर प्रवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बाईपास सर्जरी से जुड़े भ्रम के समाधान के बारे में। अगर आपकी भी से जुड़ी कोई समस्याएं हैं तो हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप डायरेक्टली उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं डॉक्टर प्रवीर झा से। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बाईपास की नौबत आ जाती है। देखिए, बाईपास सर्जरी बेसिकली एक सर्जरी है जिसमें हम हार्ट की नसों में जो ब्लॉकेज होते हैं उन ब्लॉकेज को दूर करने के लिए दो उपाय होते हैं। या तो हम उसको एंजियोप्लास्टी स्टेंट के माध्यम से दूर कर सकते हैं। जब ब्लॉकेज इस तरह के होते हैं कि वो स्टेंट से दूर नहीं हो सकते या उनमें स्टेंट लगने की संभावना नहीं होती, ऐसे मरीजों में हम बाईपास की सलाह देते हैं। और बाईपास सर्जरी में बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये जो ब्लॉकेज हैं जो नसों में, हार्ट की नसों में हो गए हैं, हम उन नसों को बाईपास कर देते हैं। मतलब हम एक चैनल, एक दूसरी एक नस जोड़ देते हैं जिससे कि वो ब्लॉकेज को बाईपास करते हुए खून का प्रवाह वापस शुरू हो जाए और हार्ट को बराबर खून की सप्लाई हो। इसे ही बाईपास सर्जरी कहते हैं। साथ ही सर, हम कंडीशन को विस्तार से समझना चाहेंगे। क्या हर ब्लॉकेज के लिए बाईपास की ज़रूरत होती है या कोई और समाधान भी अवेलेबल होता है? जैसा कि मैंने बताया कि हर एक ब्लॉकेज के लिए बाईपास की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली जब बाईपास सर्जरी हम तभी एडवाइस करते हैं जब मरीज़ को ब्लॉकेज एक से अधिक हैं या ब्लॉकेज इतने सख्त हैं कि उन्हें खोला नहीं जा सकता, उन्हें बैलून के माध्यम से या स्टेंट के माध्यम से ओपन नहीं किया जा सकता, या मरीज़ को हार्ट में और भी समस्याएं हैं जिसमें कि केवल मेडिकल मैनेजमेंट से उसका समाधान नहीं हो सकता, उसे और समस्याओं के लिए भी सर्जरी की आवश्यकता है। ऐसे मरीजों को बाईपास सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। वरना अगर एक आध ब्लॉकेज हैं या दो ब्लॉकेज हैं जो छोटे हैं, छोटे सेगमेंट में हैं, तो उनको एंजियोप्लास्टी या स्टेंट के माध्यम से भी ओपन किया जा सकता है। बिल्कुल। अब बाईपास सर्जरी के बारे में आपसे समझना चाहूँगी, कैसे इसे प्रोसीड किया जाता है, क्या कुछ होता है इसमें और इलाज इसका किस तरह से होता है? बाईपास सर्जरी सामान्यतया करीब 6-7 दिन का एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कि हम, जैसे आज मरीज को हमने भर्ती किया और उसकी तैयारियां हुई, अगले दिन करीब 3 से 4 घंटे का ये ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन के बाद फिर हम मरीज को 1-2 दिन 3 दिन आईसीयू में रखते हैं और फिर 2-3 दिन वार्ड में रखते हैं और छठे 7वें दिन डिस्चार्ज हो जाता है। इसमें हम जैसा मैंने बताया कि बाईपास करने के लिए अपने ही शरीर की नसों का उपयोग करते हैं। अब ये नसें मुख्यतः सीने के अंदर से ली जाती हैं या हाथों के से ली जाती हैं या पाँव से ली जाती हैं। जो नसें सीने से या हाथों से ली जाती हैं उन्हें आर्टेरियल ग्राफ्ट्स बोलते हैं हम। ये ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की नसें होती हैं। और जो पाँव से ली जाती हैं उन्हें वीनस ग्राफ्ट कहते हैं। ये भी अच्छी नसें होती हैं लेकिन आर्टेरियल ग्राफ्ट के मुकाबले थोड़ी सी कमतर क्वालिटी की होती हैं। तो इन नसों को माध्यम से हम बाईपास सर्जरी करते हैं। और जैसा मैंने बताया 3-4 घंटे का ये प्रोसेस होता है और पेशेंट को पूरा बेहोश करके प्रोसेस किया जाता है। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे फैक्टर्स के बारे में जानकारी लेना चाहूँगी। कौन से ऐसे फैक्टर्स जो बाईपास सर्जरी को अफेक्ट करते हैं? क्या उम्र एक रोल प्ले कर सकती है? देखिए, बाईपास सर्जरी में एज का डेफिनेटली एक बड़ा रोल है। कोई भी पेशेंट की जैसे जैसे उम्र बड़ी होती जाती है, 40 की एज के बाद हार्ट की ब्लॉकेजेस की बढ़ने की संभावना बढ़ती है और उसी प्रकार बाईपास सर्जरी के लिए उनका रिस्क फैक्टर बढ़ता है। रिसेंटली पिछले 10-20 सालों में ऐसा देखा गया है कि इंडियन पॉपुलेशन में या साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में जो ब्लॉकेजेस हैं, डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, लाइफस्टाइल रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, इनके इंसिडेंस 25 साल 30 साल की उम्र में भी होने लगे हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं इसके कारण। तो आजकल जो बाईपास सर्जरी के इवन हम 28 साल 30 साल 35 साल के नवयुवकों का भी बाईपास कर रहे हैं। पर सामान्यतया अगर 100 में बात करें हम, तो 100 में से 70-80% मरीज 40-45 या उससे अधिक उम्र के ही होते हैं। तो जैसा हमने वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया है कि 40-45 से अधिक की उम्र जैसे जैसे होती जाती है तो हमारे खून की नसें हैं वो ज़्यादा स्टिफ होती जाती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ता जाता है और ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस, हाइपरटेंशन के अलावा डायबिटीज़ के इंसिडेंस, ये सब बढ़ने लगते हैं। और इस कारण से जो ब्लॉकेजेस हैं वो बढ़ने लगते हैं और मरीजों के बाईपास करवाने की संभावना बढ़ जाती है।
तो उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और सर, अगर हार्ट से जुड़ी समस्याओं का अगर हम बात करें, इस पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो रीसेंट केसेस भी हमें देखने को मिले हैं। केके का निधन हुआ 53 साल की उम्र में। सिद्धार्थ शुक्ला का भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से 40 साल की लगभग उम्र में निधन हुआ। क्या कारण आप इसके पीछे समझते हैं, और क्या रूटीन लाइफ चेंजेस इतना ज़्यादा इफेक्ट कर जाते हैं कि एक प्रायर एज में ही इंसान दुनिया को छोड़ जाता है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो एक आम मनुष्य, जो आम लोग हैं, उनके दिमाग में बार बार उठ रहा है रिसेंटली। यंग लोग जो फिट हैं, जो किसी तरह को देखकर लगता नहीं है कि इनको कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और वो सडनली इतना मैसिव हार्ट अटैक आया उनको कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते डेथ हो गई। हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी है कि आज के अंधाधुंध भागदौड़ के जीवन में हम अपने शरीर के जो छोटे छोटे साइन सिम्टम्स हैं, जो छोटी छोटी अलार्म जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम उनको पकड़ नहीं पाते। ये जो स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स हैं, उनको अगर हमने समय से पकड़ लिया, अब जैसे हमारी नींद पूरी नहीं होती, मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण हो गया हमारी नींद पूरी ना होने का, सोशल मीडिया। इसके अलावा हमारा जो एक्सरसाइज करने का रूटीन है, हमारा वॉक करना, जॉगिंग करना है, किसी तरह की भी फिज़िकल एक्टिविटी करने का रूटीन है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। हमारा खान पान, तो इन सब चीज़ों को हम डे बाय डे जब बहुत दिनों तक इग्नोर करते हैं, तो ये सब चीज़ें धीरे 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 करके हमारे शरीर में नुकसान जो है वो इकट्ठा होता जाता है। उसका एक प्रकार होता है कि कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में वो ब्लॉकेज इकट्ठे होते जाते हैं, और फिर सडनली एक दिन जब हम इन चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं, छोटे छोटे लक्षण होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, तो एक दिन हमें बड़ा इसका नतीजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, यानी कि छोटी छोटी समस्याएं जब बड़ी लापरवाही में तब्दील होती हैं तो और ज़्यादा घातक साबित हो जाती हैं। बाईपास सर्जरी की चर्चा पर हम लौटेंगे। आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि यूजुअली कहा जाता है कि बाईपास सर्जरी के बाद हार्ट काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और जीवन उस तरह से साधारण रूप से नहीं चलता है जैसा चलना चाहिए था पहले। जी, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के अंदर। देखिए, किसी भी तरह की सर्जरी हो, एक सामान्य व्यक्ति को डर लगता है कि भाई सर्जरी में पता नहीं क्या होगा, ऑपरेशन के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बाईपास सर्जरी के बाद हम एक बिल्कुल नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैं खुद रनिंग करता हूँ बहुत कॉमनली। मैंने कई मैराथन ऐसे लोगों के साथ दौड़ा हुआ है जिनकी बाईपास सर्जरी हो सकी है। आप इमेजिन करिए, 21 किलोमीटर या 42 किलोमीटर की रनिंग मैंने उन लोगों के साथ की हुई है। कई ट्रैकिंग मैंने की हुई लोगों के साथ पहाड़ों पे, जो खुद बाईपास सर्जरी करवा चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से हर तरह की एक्टिविटी करने में सक्षम होते हैं बाईपास सर्जरी के बाद। केवल आपको महीने 2 महीने थोड़ी सी वीकनेस रहती है, जो किसी भी मेजर सर्जरी, चाहे वो ब्रेन की हो, पेट की हो, हाथ पैरों की हो, किसी भी मेजर सर्जरी के बाद आपको ये वीकनेस रहती है, जो कि स्वाभाविक है, शरीर को रिकवर करने में समय लेती है। लेकिन एक बार आपका ट्रीटमेंट बराबर हो गया और आप रिकवर कर गए, उसके बाद दुनिया की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपको इस डर के कारण ही कई बार लोग बाईपास सर्जरी को स्किप कर देते हैं, नहीं करवाते, और उसकी वजह से कई बार उन्हें जान गंवाना पड़ता है। कई बार मरीज बहुत तकलीफ़ में, हम ऐसा कई बार देखते हैं कि 5 साल पहले मरीज को बाईपास सर्जरी एडवाइस की गई थी, वो तकलीफ़ झेलता रहा लेकिन उसने बाईपास सर्जरी नहीं की। जब उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि वो टॉयलेट तक जाने में भी उसको सांस भर रही है या सीने में दर्द हो रहा है, तब वो आया बाईपास सर्जरी करवाने के लिए। तो कहने का मतलब कि इस छोटी सी डर की वजह से लोग सालों साल तक तकलीफ़ झेलते रहते हैं। और मैं फिर से वही बात कहता हूँ कि आप आश्वस्त रहें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जीवनचर्या आपकी है, वो कई गुना इम्प्रूव हो जाती है बाईपास सर्जरी करवाने के बाद। बाईपास सर्जरी की अगर हम डिस्कस करें, या कोई भी छोटा ऑपरेशन अगर डॉक्टर होता है, तो सबसे पहले मरीज के दिमाग में यही होता है कि इसकी सक्सेस रेट कितनी होगी, आगे जाकर हम पूरी तरह स्वस्थ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये एक बड़ा डर रहता है। इसलिए मैं जानना चाहूँगी कि सक्सेस रेट इससे कैसे इन्फ्लुएंस करिए। साथ ही आपने जिस तरह से जिक्र किया कि कम एज वालों को या फिर ज़्यादा एज वालों को नहीं करानी चाहिए, क्या कुछ विस्तार से समझाएंगे इस पर? देखिए, बाईपास सर्जरी आजकल एक बहुत ही कॉमन सर्जरी हो गई है। वैज्ञानिक एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि आजकल बहुत ही सुरक्षित और सेफ़ सर्जरी मानी जाती है। अगर मैं रिस्क के मामले में कहूँ तो 0.5 से 1%
2% से ज़्यादा रिस्क नहीं है बाईपास सर्जरी में। इसका मतलब आप समझें कि 98-99% आप इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि आप सुरक्षित घर पे पहुंच जाएंगे। हार्ट से संबंधित किसी भी तरह का इंटरवेंशन, चाहे वो एंजियोप्लास्टी ही क्यों ना हो, चाहे वो एंजियोग्राफी ही क्यों ना हो, इन सब में बहुत माइनर सा रिस्क होता है लाइफ का। तो केवल इस वजह से कि बाईपास सर्जरी में कट लगता है, हमें ऑपरेशन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ये एक सामान्य अवधारणा होती है कि भाई एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी में हमें रिस्क नहीं होता और बाईपास सर्जरी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। आप इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त रहें कि बाईपास सर्जरी एक बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सक्सेसफुल एक टेक्निक है साइंटिफिक, और हज़ारों लाखों मरीजों का ऑपरेशन करने के बाद शोधों से पता चला है कि बहुत सारे सेट ऑफ पेशेंट में मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजियोप्लास्टी या अन्य माध्यमों से इलाज के मुकाबले बाईपास सर्जरी में कई गुना बेहतर रहती है। तो ये एक सक्सेस की जहाँ तक बात हुई। और दूसरा कि कई जगह जहाँ पे कि मरीज़ को बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है और वहाँ वह केवल ऑपरेशन के डर से एंजियोप्लास्टी या दवाई गोलियों का माध्यम चुनता है, वहाँ हमने देखा है कि आगे आने वाले समय में दिन ब दिन मरीज़ की कंडीशन बिगड़ती है। वह केवल इस डर से कि ऑपरेशन ना करवाना पड़े दवाइयाँ और अन्य तरह की थेरेपी का सहारा लेता रहता है, और फिर जब उसके हार्ट की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है तब वो मरीज़ मजबूरी में आता है बाईपास सर्जरी करवाने के लिए। जितनी शरीर की स्थिति ख़राब हो जाती है, सर्जरी का रिस्क उतना बढ़ता है। ये किसी भी सर्जरी के साथ लागू होता है। तो इस कारण से आपको जब एडवाइस किया जाता है कि भाई आप सर्जरी करवाएं, तो आप थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ा सा समझदारी से काम लें, और निश्चित रूप से आप जितनी जल्दी समय से निर्णय लेते हैं आपका आउटकम उतना बेहतर होता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी होती है। डॉक्टर प्रवीर, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इस बीच ये कि अगर एक बार किसी पेशेंट की बाईपास सर्जरी हो जाती है तो कितने चांसेस होते हैं कि आगे जाकर किसी और नस में पेशेंट की ब्लॉकेज नहीं होगा? जी, यह भी एक बहुत कॉमन प्रश्न लोगों के दिमाग में उठता है कि बाईपास सर्जरी होने के बाद जो नसें लगाई गई हैं उन नसों में या किसी नई नस में ब्लॉकेज तो डेवलप नहीं हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि हमारे जिन आदतों की वजह से या जिन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की वजह से, हमारे खान पान की वजह से ये ब्लॉकेज फर्स्ट इंस्टेंस में डेवलप हुए थे, वही चीज़ें आपके बाद में नसों में ब्लॉकेज पैदा कर सकती हैं। मतलब अगर आपने ऑपरेशन के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद या किसी भी तरह के ट्रीटमेंट लेने के बाद अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं किया, आपने शुगर पर कंट्रोल नहीं रखा, अपने खान पान पर कंट्रोल नहीं रखा, अपनी दिनचर्या को इम्प्रूव नहीं किया, और उसी जैसे हम कई मरीजों को कहते हैं स्मोकिंग छोड़ने के लिए, तंबाकू छोड़ने के लिए, लेकिन मरीज जैसे ही ठीक होता है वापस से तंबाकू स्मोकिंग शुरू कर देता है। इस तरह की चीज़ें अगर ध्यान नहीं रखी जाएंगी तो डेफिनेटली आप के नसों में फिर से ब्लॉकेज होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आप दवा गोली बराबर लेते रहें, अपने शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल नियमित चेक करते रहें और फिजिशियन से बीच बीच में कंसल्ट करते रहें, तो इस तरह की समस्याओं से आप 95 to 99% सुरक्षित रहते हैं और दोबारा ब्लॉकेज की स्थिति नहीं बनती है। बिल्कुल, यानी कि सर्जरी के बाद भी लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, सावधानी बरतना जरूरी होता है। इस बीच एक कॉलर मोहन हमारे साथ हार से बने हुए। मोहन, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर प्रवीर से। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, बोलिए मोहन जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्कार। सर चेस्ट पेन होता रहता है पिछले 22 साल से। जी। तो टीएमटी ओजी को सब करवा ली, दो डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास और डॉक्टर डी मेहता साहब से पास। जी जी। टोटल नॉर्मल आ रहे हैं जी। तो इच्छा होती है एंजियोग्राफी करवाने की। डॉक्टर जो विशेष में अनिरुद्ध व्यास मेरे मित्र वो मना करते, बोले अगर टीएमटी को नॉर्मल आई तो बोले एंजियोग्राफी करवाने की जरूरत नहीं है। जी जी। बोले मस्कुलर पेन नहीं है। तो सर इसके लिए आगे क्या करना, करवाना चाहिए कि? देखिए, उनकी सलाह सही है, लेकिन अगर आपको किसी तरह का संदेह है तो एक जांच होती है जिसे हम सीटी एंजियोग्राफी कहते हैं। यह एक तरह का सीटी स्कैन होता है और 5 मिनट में यह जांच हो जाती है। ये कम इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें शरीर के अंदर कोई तार या किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं इंसर्ट करना पड़ता, और आप आसानी से इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं ये जांच करवा के कि किसी तरह का ब्लॉकेज तो नहीं है आपको। चलिए, आशा करते हैं कि मोहन जी को जवाब मिल गया होगा। बाईपास सर्जरी पर अगर हम डिस्कस कर रहे थे सर, आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से बाईपास सर्जरी अगर एक पेशेंट की होती है उसके बाद अगर नसों में ब्लॉकेज फिर से पाया जाता है तो क्या दोबारा बाईपास सर्जरी एक पेशेंट झेल सकता है? बिल्कुल, रीडू बाईपास सर्जरी या दोबारा बाईपास सर्जरी भी होती है।
डेफिनेटली चूँकि मरीज़ को दोबारा ब्लॉकेज डेवलप हुए हैं तो मरीज़ की हार्ट की कंडीशन पहले के मुकाबले थोड़ी ख़राब होती है, और चूँकि दोबारा किसी भी तरह की सर्जरी रिलेटिवली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ज़्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, लेकिन डेफिनेटली ये एक सॉल्यूशन है। अगर खुदा न खास्ता पेशेंट को ब्लॉकेज डेवलप होते हैं दोबारा से, तो उसकी दोबारा बाईपास सर्जरी हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस निर्णय पे पहुंचने से पहले हमें देखने पड़ते हैं कि उसकी नसों की स्थिति कैसी है, मरीज़ के हार्ट का फंक्शन कैसा है, मरीज़ की एज क्या है, उसकी ऑपरेशन सहने की क्षमता कैसी है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर सब फेवरेबल होते हैं तो पेशेंट का आउटकम अच्छा रहता है और दोबारा सर्जरी की जा सकती है। साथ ही सर, एंजियोप्लास्टी के बारे में आप पहले डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी लोग समझते हैं कि बाईपास सर्जरी काफ़ी जोखिम भरी हो सकती है। दोनों ही प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है और क्यों ऐसा भ्रम फैला हुआ है लोगों के बीच? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हमें ये समझना है कि जो भी मेडिकल डिसीजंस होते हैं, हम जब भी किसी पेशेंट की एंजियोग्राफी होती है और जब जांच में हम पाते हैं कि उसको ब्लॉकेज हैं, तो हमें एंजियोप्लास्टी करना है, स्टेंट डलवाना चाहिए या बाईपास सर्जरी करवाना चाहिए। यह निर्णय जो लिया जाता है, यह बहुत सारे हज़ारों लाखों जो पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट के बाद कुछ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं, जिनसे कि हमें ये पता चलता है कि सालों में ये देखा गया कि इन ब्लॉकेज में अगर हमने एंजियोप्लास्टी की तो ये बंद हो जाएंगी, या इन ब्लॉकेज में हमने बाईपास किया तो ये चलेगा या नहीं चलेगा। इन तथ्यों के आधार पे ही यह निर्णय किया जाता है कि इस मरीज़ की एंजियोप्लास्टी होगी, स्टेंट डलेंगे, या इस मरीज़ का बाईपास होगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि किसी मरीज़ को डायबिटीज़ है, अगर शुगर है और उसको हार्ट में ब्लॉकेज हो, ये बहुत कॉमन एसोसिएशन होता है, शुगर के मरीजों में कई बार ब्लॉकेज निकल आते हैं। अगर इसमें मरीज़ को मल्टीपल ब्लॉकेजेस निकलते हैं तो बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। यह ज़्यादा सुपीरियर ऑप्शन होता है, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है एंजियोप्लास्टी के मुकाबले। लेकिन मरीज़ को ये लगता है कि भाई सर्जरी करवाऊंगा और अब मुझे डायबिटीज़ की शिकायत है, कहीं घाव में प्रॉब्लम ना हो, घाव भरने में दिक्कत ना हो, तो इस तरह का कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। लेकिन यह वैज्ञानिक अनुसंधानों में पाया गया है कि जो मरीज़ डायबिटिक हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है और उनकी अगर हम स्टेंटिंग करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, अगर मल्टीपल नसों में ब्लॉकेज है, या बाईपास करते हैं, तो बाईपास के रिजल्ट्स ज़्यादा सुपीरियर हैं, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और वो सालों साल तक चलते हैं, इन कंपैरिजन टू स्टेंट जो कि कुछ सालों में बंद हो जाते हैं डायबिटीज़ के मरीजों में। तो इस तरह जो भी निर्णय जब आपको डॉक्टर बताते हैं कि भाई आपको एंजियोप्लास्टी नहीं बाईपास सर्जरी की आवश्यकता है, तो केवल इस डर से कि हम सर्जरी कैसे करवाएंगे, कैसे हम इसके लिए आगे बढ़ें, हम स्टेंटिंग के लिए फोर्स ना करें डॉक्टर को। यह एक विवेकपूर्ण निर्णय होना चाहिए और यह मेडिकल प्रोटोकॉल, पूरे विश्व में जो एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, उस प्रोटोकॉल के तहत ही आपको यह डिसीजन बताया जाता है। तो कृपया उस विषय में आप जरूर से समझने की कोशिश करें। जी, चलिए इस बीच एक कॉलर सूरज हमारे साथ रतलाम से जुड़ रहे हैं। सूरज, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक्चुअली मेरे फादर एंड डॉक्टर अभी बाईपास सर्जरी हुआ था 2 साल पहले जी। और उनको शुगर भी है जी। और उनने क्या करा कि मेदांता हॉस्पिटल इंदौर में ऑपरेशन कराया था जी। और उनने क्या करा कि बाईपास करते टाइम एक आर्टरी पे ब्लॉकेज था, उसको निकाला ही नहीं। ओके जी। ये हमको उनसे छूट गया बाय मिस्टेक, जो भी हुआ होगा। अभी ये हमको बाद में मालूम पड़ा। जी जी। बाद में मालूम पड़ा, तो इसमें क्या कर सकते हैं सर? देखिए, आपको जो सर्जन हैं उनसे एक बार इस विषय में विस्तार से डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो डायबिटिक मरीज होते हैं उन मरीजों में नसें बहुत ख़राब हो जाती हैं या कई बार पूरी तरह चोक होती हैं, जिनको क्लीन करना संभव नहीं होता। तो सामान्यतया बाईपास सर्जरी के दौरान उन्हीं नसों को छोड़ा जाता है जिन नसों को ब्लॉकेज दूर करने की संभावना कतई नहीं है। नहीं तो कई बार हम क्या करते हैं, नसों को खोलकर उसकी पूरे गंदगी को साफ़ करके और फिर बाईपास करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नसें ऐसी होती हैं जिनमें कि क्लीनिंग की भी संभावना नहीं रहती, वो पूरी तरह से कैल्सीफाइड या बहुत कैल्शियम की मात्रा या इतनी ख़राब हो चुकी होती हैं नसें कि उनको ठीक नहीं किया जा सकता। तो एक बार आप अपने सर्जन से डिस्कस करें इस बारे में, वो आपको विस्तार से बताएंगे कि उस नस को क्यों छोड़ा गया था।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न सर, जिस तरह से आप लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कई बार कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, जी। क्यों कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इस तरह की, और क्या कुछ कंडीशंस उत्पन्न हो सकते हैं इसके बाद? देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है, और यह हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है, मतलब हमारी जो रोग से लड़ने की क्षमता है, उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। मरीज को इन्फेक्शन पकड़ने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो हमारी हीलिंग पावर है, जो हमारे घाव भरने की क्षमता है, उसको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इस कारण से लोगों को ये भ्रम बना रहता है कि अगर मुझे शुगर है तो मेरे घाव भरेंगे नहीं, या मुझे इन्फेक्शन ना पकड़ ले। हमने ऐसा देखा है कि अगर आपके पास एक अच्छा सेटअप हो, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्टेरिलिटी की अच्छी सुविधा हो, अच्छा आईसीयू सेटअप हो, जैसा कि हमारे यहाँ बंसल हॉस्पिटल में है, अगर इस तरह की सुविधाएं हैं तो इन्फेक्शन रेट ना के बराबर हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि आपको शुगर के होने के बावजूद भी किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। और हमारे यहाँ हम जितने मरीजों की बाईपास सर्जरी करते हैं, आप यकीन मानिए 100 में से 95 मरीज़ जो हैं वो डायबिटिक होते हैं, और कुछ तो बहुत ही पुअरली कंट्रोल डायबिटिक होते हैं जिनकी शुगर 400 500 इस रेंज में चलती है, और वो सब स्वस्थ होकर जाते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, अगर ग्रामीण इलाकों पर अगर फोकस किया जाए तो कई बार सुविधाएं वहां पर इतनी नहीं होती हैं, कई बार जागरूकता भी इतनी नहीं होती, इसलिए ग्रामीणों को संकट का सामना करना पड़ता है। जी। बंसल हॉस्पिटल किस तरह की सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराता है, कैसे बाईपास सर्जरी यहाँ पर सक्सेसफुली होती है, इस बारे में जानकारी जी। लेंगे। देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, सारी मशीनें हैं, और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल सस्ते में, कम दरों पर हमारे यहाँ बाईपास सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बंसल अस्पताल को ना केवल बेस्ट फैसिलिटी वाला सेंटर बनाती हैं, बल्कि चीपेस्ट भी बनाती हैं, सबसे कम। और ना केवल इतना, चूँकि इन्फेक्शन रेट कम है, कॉम्प्लिकेशन रेट कम है, ओवरऑल मरीज़ का जो खर्चा है वो फॉलोअप में भी बचता है, उसे बार बार हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता। एक बार मरीज़ के टाँके सूख गए, कट गए, वो लोकल अपने डॉक्टर को, किसी एमडी फिजिशियन को फॉलो कर सकता है। तो कहने का मतलब ये कि अच्छी सुविधाएं, अच्छे सेंटर पे सर्जरी करवाने का आपको यह भी फ़ायदा होता है कि आगे आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ता। बिल्कुल, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अंत में क्या कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे जिससे वो अपने हार्ट की सुरक्षा कर सकते हैं? मैं केवल सारे दर्शकों को यही अपील करना चाहूँगा कि जब भी आपको एंजियोग्राफी होती है और आपको ये सलाह दी जाती है कि आपका बाईपास सर्जरी एक ऑप्शन है, तो केवल ऑपरेशन के डर से कि पेशेंट इस ऑपरेशन को झेल नहीं पाएंगे, इस डर से हम बाईपास सर्जरी को ना छोड़ें। क्योंकि कई बार हम एक कमतर, एक इन्फीरियर ऑप्शन चुन लेते हैं केवल इस डर से। बाईपास सर्जरी के बाद आपकी जीवन की क्वालिटी बेहतरीन रहेगी, इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल डॉक्टर प्रवीर, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, और साथ ही बताएंगे उसका उपचार भी। तब तक के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।